हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। एसिड है तो एसिड वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि डीएनए अम्लीय प्रवृत्ति का है। ओके, अब डीएनए होता कहाँ है? जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स होती है, तो सेल्स के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है और न्यूक्लिक अम्ल के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने किया था और नामकरण ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हमारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज और नामकरण फ्रेडरिच मिशर ने किया था। ओके, और उसने क्या कहा था कि डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है। ओके, अब इसमें एक चीज़ और कि जो डीएनए होता है, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। इसलिए यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जितने भी संघ होते हैं जो पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब कि उनके अंदर जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर जो मटेरियल होता है, जैसे कि गोल्जी काय, अंतःपद्रव्य जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब चीज़ें यूकेरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ चीज़ें अनुपस्थित होती हैं। इसके एग्जाम्पल्स में बैक्टीरिया होते हैं, नीलहरित शैवाल होती हैं जो अल्प विकसित होती हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, तो इनका जो डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल है, वो जो कोशिका का द्रव्य होता है उसी पे मिक्स्ड होता है। तो हो सकता है अभी आपको क्लियरली समझ में ना आ पाए। इसमें ये जो सेल्स होते हैं, आगे देखेंगे पेयर्स क्या होती हैं। अब डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। अब ये 4 अलग अलग जो नाइट्रोजन क्षार है, आपने कभी सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो हैं 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार होती हैं, इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके, तो डीएनए का एक अणु 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार से बना है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जो डीएनए है कौन सी प्रोटीन से बना होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन से, जो फुटबॉल के जैसे होती हैं, 4 गुच्छे के रूप में डीएनए के आजू बाजू जुड़ी हुई होती है प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये हमने अभी देखिए कि न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जो 4 अलग अलग नाइट्रोजन क्षार होती हैं उन्हें मिलाकर न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बट यहाँ पे पॉली वर्ड जुड़ गया। पॉली मतलब बहुत सारे, तो न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब ये किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? तो ए नंबर पे नाइट्रोजन युक्त क्षार, बी 5 कार्बन वाली शर्करा और सी फास्फेट समूह। इन 3 चीज़ों से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना है। ओके, अब हम इनकी अलग अलग स्टडी करेंगे कि नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या होता है, 5 कार्बन वाली शर्करा में क्या होता है और फास्फेट समूह में क्या होता है। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार जो है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। प्यूरिन को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक है एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। फिर जो पिरिमिडिन है इसको साइटोसिन और थायमिन में डिवाइड किया गया। अब ये तो हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। थायमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल। ओके, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। तो ये हो गई हमारी 4 क्षार। इन्हें इंग्लिश में बेस भी बोलते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के अंदर आता है साइटोसिन और थायमिन। ओके, अब हम देखते हैं कि ये आपस में बंध कौन किससे बनाता है। तो प्यूरिन जो है पिरिमिडिन से बंध बनाता है। कैसे? इसका जो एडेनिन वाला पार्ट है वो किससे मिलेगा? एडेनिन वाला पार्ट थायमिन से मिलेगा। इसके याद करने की ट्रिक
AT साथ पे याद करेंगे तो A से हो गया एडिनिन और T से हो गया थायमिन। ओके, तो एडिनिन और थायमिन ने बीच में डबल बॉन्ड वाला बंध बनाया है। ओके, ये याद रखना, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सेकंड G और C, GC कैसा, ग्वानिन और साइटोसिन। ओके, ग्वानिन और साइटोसिन, ये इधर का उधर भी हो सकता है, जैसे कि पहले हमने साइटोसिन लिख दिए बाद में ग्वानिन लिख दिए, या पहले थायमिन लिख दिए बाद में एडिनिन लिख दिए, ये से दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि एडिनिन के साथ ग्वानिन हो जाए, है ना। एडिनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ साइटोसिन। ठीक है, तो आप सीधे AT और GC याद रखें। अब GC को हम लोग अगर पलट दें तो CG हो जाएगा, मतलब छत्तीसगढ़, उससे याद हो जाएगा ये। और AT को डायरेक्ट याद रखिए। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड वर्क करता है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और ये दोनों बॉन्ड कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का वर्क क्या है, तो DNA के स्टेबल रहने का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि DNA के स्टेबल रहने का कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध। ओके, अब ये DNA की जो डबल हेलिक्स संरचना है जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, उसमें ये कैसे जुड़े होते हैं आपस में एक दूसरे से, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं 5 कार्बन वाली शर्करा क्या होती है और फास्फेट समूह क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पेंटोस शर्करा, पेंटोस का मतलब क्या होता है, 5। हम लोग ने केमिस्ट्री में देखे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे कि जो पेंट है इसका मतलब होता है 5, जो केमिस्ट्री में मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट है ना, तो इसमें ये 5 कार्बन वाली शर्करा है, इसलिए इसे क्या लिखे, पेंटोस शर्करा। इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, DNA और RNA। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर हमें पता है यहाँ पे 5 कार्बन आना चाहिए, तो 5 कार्बन इसमें देखते हैं। पहले RNA के बारे में देखते हैं, क्योंकि इसमें नंबरिंग अच्छे से दिख रही है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गए। अब इसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन है और एक हाइड्रोजन आयन है, मतलब प्राथमिक कार्बन जो है उसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन आयन जुड़ा हुआ है। सेकंड में हाइड्रोक्सिल आयन, थर्ड में भी हाइड्रोक्सिल आयन, फोर्थ में एक हाइड्रोक्सिल आयन जुड़ा हुआ है और साथ ही ये HOCH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हमारा है 5वां नंबर का कार्बन। अब DNA की संरचना भी सेम इसी प्रकार की है, बट दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि RNA में यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह होता है और यहाँ पे सिंगल H होता है। तो अंतर DNA और RNA में क्या है, OH आयन का। OH आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन का, OH है ये, OH आयन का, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन का अंतर है। अब जो फास्फेट समूह होता है, फास्फेट समूह का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, PO4। PO4। अब ये जो PO4 है इसके बारे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये जब DNA का स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जो संरचना होती है DNA की, उसमें कौन से वाले कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, तो इसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगी। तो अब देखते हैं बंध। तो सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोसाइड बंध। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि न्यूक्लियोसाइड बंध क्या है और न्यूक्लियोटाइड बंध क्या है। ओके, साइड और टाइड दोनों में विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो न्यूक्लियोसाइड बंध जो है उसमें पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना यही है, बट यहाँ पे ये आयंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इसलिए मैंने सिर्फ छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाया है। जो फर्स्ट कार्बन है उस पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हुआ है, तो जो संरचना रहेगी डबल हेलिक्स के, उसमें जो नाइट्रोजन क्षार है वो फर्स्ट कार्बन से जुड़े रहेंगे। अब नाइट्रोजन क्षार में क्या क्या होते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये सब हमने पढ़ लिए। तो नाइट्रोजन क्षार के रूप में वो अलग अलग संरचना में जुड़ी रहती हैं। अब न्यूक्लियोसाइड बंध किससे किससे मिलकर बनता है, तो एक तो नाइट्रोजन क्षार, वही चारों क्षार एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन,
और जो पेंटोस शर्करा है इन दोनों से मिलके जो बंध बनेगा उसे न्यूक्लियोसाइड बंध कहते हैं। ओके, इसका एक नाम और है एन ग्लाइकोसाइड बंध। ओके, एन ग्लाइकोसाइड बंध जो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के बीच बनता है और इसे ही हम न्यूक्लियोसाइड बंध बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोटाइड बंध। न्यूक्लियोटाइड बंध किससे किससे मिलकर बनता है? ये पूरा की पूरा न्यूक्लियोसाइड बंध आएगा और साथ में जो हमारा बचा है फास्फेट समूह ये आएगा। इसको रटना नहीं है, इसको आप लोग समझ के याद करना। कैसे याद करोगे? समझ के कि पूरा की पूरा डीएनए है जो सिर्फ 3 पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक तो नाइट्रोजन क्षार हो गया, एक पेंटोस शर्करा हो गया और एक फास्फेट समूह हो गया। अब ये पेंटोस शर्करा जब मैं इसका रिबन वाला स्ट्रक्चर बताऊंगी उसमें एक बार पढ़ेंगे और तो क्लियर हो जाएगा। ओके, अब अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले फास्फेट ग्रुप की। फास्फेट ग्रुप क्या है? PO4। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बंध है इसकी संरचना में आप लोग देखिए, ये जो 5वें नंबर का कार्बन है हमारा ये वाला, ये 5वें नंबर के कार्बन से फास्फेट ग्रुप PO4 जुड़ा होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि न्यूक्लियोटाइड बंध में फास्फेट ग्रुप की संरचना मतलब डीएनए की संरचना में जो 5वें नंबर का कार्बन होता है उससे फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड बंध में नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़ा होता है? तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है। ओके, अब ये रहा न्यूक्लियोसाइड, ये रहा न्यूक्लियोटाइड। अब हमने पहली लाइन देखे थे वहाँ पे इससे पहले कि डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक समूह है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड। अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़े हैं, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्लस पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बंध बनाएंगे। और जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच जो बंध बनता है उसका नाम क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर। और यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और जो फॉस्फेट ग्रुप है इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है उसे फॉस्फोएस्टर बंध कहते हैं। आप लोग जैसे जैसे मैं बोलती हूँ मेरे साथ साथ इसे लिखते चलिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो नोट्स में ना भी लिखी हो बट अगर एकदम से मुझे याद आ जाती है तो मैं बोल देती हूँ बीच में। तो आप नोट्स भी बनाते चलिए तो साथ साथ आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक होता है। यहाँ पे ये राइबो वर्ड क्यों आया? ये एक शुगर का नाम है इसलिए यहाँ पे राइबो वर्ड आया। ओके, अब डीएनए की जो लंबाई है उसमें उपस्थित न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करता है। ओके, जो कि जीवों की एक विशेषता है। कैसे? जो उसमें जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उतना ज़्यादा डीएनए की लंबाई होगी। ओके, अब डीएनए जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से जुड़ा होता है। हमने पीछे भी देखे थे, एक न्यूक्लियोटाइड अलग अलग डिफाइन करके देखे थे किससे किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही डीएनए का बहुलक के रूप में काम करता है। अब इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल है इसके बारे में देखते हैं। तो ये मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था भौतिकी का। ओके, चलिए तो ये है हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल क्यों बोले? क्योंकि एक रिबन ये ऐसा आया और एक रिबन ऐसा आया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट रिबन है ये जो ब्राउन कलर की दिख रही है ये किससे किससे मिलकर बना है? फास्फेट और शुगर, मतलब फास्फेट ग्रुप और शर्करा से। आप लोग दिमाग में एक बात ये रखना कि पूरा की पूरा
डीएनए की जो संरचना है 3 ही पार्ट से मिलकर बना है, नाइट्रोजन 4, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। तो पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर क्या बन गया, रिबन, एक ये वाला रिबन और एक इधर वाला रिबन, ये फर्स्ट रिबन, ओके, ये फॉस्फेट और शर्करा से मिलकर बना। अब नाइट्रोजन ये वाला भी जो है, ये वाला रिबन भी फॉस्फेट और शर्करा से मिलकर बना, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये रहे, हमने अभी देखे थे ए और टी, मतलब एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल, मतलब डबल बॉन्ड। और जो सी और जी है, मतलब साइटोसिन और ग्वानिन, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो सीधा सा क्वेश्चन कि नाइट्रोजन बेस डीएनए में कहाँ पाया जाता है, तो बीच में। और ये जो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे वो बढ़ते जाता है। तो जो नाइट्रोजन बेस कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाए जाते हैं। फॉस्फेट ग्रुप और शर्करा रिबन उसी से मिलकर बना होता है, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शर्करा से, ओके, ये लिखा हुआ है, रिबन जो है शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। अब ये जो है एटी एक पेयर हो गया, सीजी दूसरा पेयर हो गया, है ना। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 10 पेयर एक चक्र में होते हैं। एक चक्र मतलब फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में टोटल कितने पेयर रहेंगे, 10 पेयर, एक ये और एक ये, ओके। तो इन दोनों को मिला के हमारा एक पेयर हो गया, है ना। ऐसे ही पूरे एक न्यूक्लियोटाइड में 10 पेयर रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ये न्यूक्लियोटाइड का व्यास कितना होता है। तो व्यास इसका होता है 2.0 नैनोमीटर। और जो एटी और सीजी के बीच की लेंथ कितनी होती है, तो 0.34 नैनोमीटर की लेंथ होती है। ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी तक हमने क्या देखे, डीएनए के बारे में। अब हम देखते हैं आरएनए के बारे में। बेसिकली हम लोग ने आरएनए के बारे में कम सुना होगा लेकिन डीएनए के बारे में ज़्यादा सुना है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि आरएनए जो है पहला आनुवांशिक पदार्थ था, क्योंकि आरएनए का विकास डीएनए से पहले हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम का कि पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा था, आरएनए। पहले आरएनए का विकास हुआ, फिर डीएनए का हुआ, बाद में आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का निर्माण हुआ, ठीक है। अब आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में निम्न वायरस में पाया जाता है। मैंने इससे पहले का जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें भी देखे थे हम लोग ने कि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में किस किस में पाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। एक तो HIV वायरस हो गया था हमारा, और जिससे एड्स फैलता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, TMB वायरस जिसका फुल फॉर्म क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, और इंसेफ्लाइटिस, पोलियोमाइटोसिस, ठीक है। इतने वायरस जो हैं इनमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो पौधों के जो विषाणु होते हैं, ठीक है। अब ये विषाणु तो बर्ड तो जहाँ भी लग जाए, मतलब कि उसमें आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और जो जीवाणु भोजी वायरस होते हैं जैसे कि I2, MS2, R17 आदि, इनमें भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाएगा, RNA। अब हम देखते हैं डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि अनुलेखन किसे कहते हैं। अनुलेखन को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से कोई सूचना जाती है mRNA तक। तो अनुलेखन क्या है, कोई सूचना डीएनए से mRNA तक जाएगी और mRNA से प्रोटीन तक जाएगी। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि जब बॉडी का निर्माण होता है तो हाथ की लंबाई कितनी रखना है या ब्रेन कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब जो पेरेंट्स से जो बेबी रहता है उस पर जब आते हैं जीन्स, तो जो डीएनए होता है उनका, वो डीएनए सबसे पहले mRNA को सूचना देता है और mRNA फिर वही सूचना को प्रोटीन को देती है। फिर वो प्रोटीन वैसा ही निर्माण करती है जैसी सूचना डीएनए से मिली है। मतलब लेंथ कितनी होना चाहिए हाथ की या फिर अदर बॉडी के पार्ट्स जो भी हों। तो ये सब जो प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, अनुलेखन
फिर से देख लेते हैं एक बार। डीएनए से सूचना mRNA तक जाएगी, mRNA से प्रोटीन तक जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? डीएनए से जब सूचना mRNA तक जाती है, ओके, कैसे? जैसे कि जब पेरेंट्स से जो भी जीन्स बेबी में आते हैं तो डीएनए क्या करता है, जब भी मतलब बॉडी का निर्माण होता है तो डीएनए mRNA को सूचना देता है कि बेबी के हाथ की लंबाई कितनी होना चाहिए या उसका ब्रेन कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब चीज़ें। तो डीएनए से सूचना mRNA प्राप्त करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। और जब mRNA से सूचना प्रोटीन तक जाएगी, इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन बोलते हैं इसे। अब mRNA से प्रोटीन सूचना प्राप्त करेगा और फिर वो प्रोटीन वैसे ही निर्माण करेगी जैसे डीएनए ने पहले सूचना दिया था। इस प्रकार बॉडी का निर्माण होता है, हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई और शिशु की पूरी लंबाई। ठीक है, अब हम देखते हैं एल्बिनिज्म रोग क्या होता है। एल्बिनिज्म रोग जैसे कि ये जो डीएनए से mRNA ने सूचना नहीं प्राप्त कर पाया, अगर mRNA ने सूचना नहीं प्राप्त करवाया तो प्रोटीन को भी सूचना नहीं मिल पाएगी। तो जो भी सूचना है जिससे भी रिलेटेड है तो उसकी कमी या डेफिशिएंसी शरीर में हो जाएगी। ऐसा ही एक रोग है हमारा एल्बिनिज्म रोग। शरीर का रंग निर्धारित करने वाला वर्णक जो मेलेनिन होता है, मेलेनिन की कमी से शरीर में सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा बहुत से लोगों का शरीर जो होता है उसमें सफ़ेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस रोग को क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म रोग। अब ये रोग किससे रिलेटेड है? डीएनए से रिलेटेड। मतलब कि जो मेलेनिन वर्णक है इसकी सूचना डीएनए ने mRNA को नहीं दिया था, mRNA से वो सूचना प्रोटीन में नहीं जा पाई थी, इसलिए मेलेनिन की कमी हो गई शरीर में और शरीर में सफ़ेद चकत्ते पड़ गए। और मेलेनिन का वर्ग क्या है? शरीर का रंग निर्धारित करना। ठीक है, यही जो मैंने अभी लाइन बोलकर बताया है वही इस पे लिखा हुआ है। अभी हमने देखे थे ट्रांसक्रिप्शन, अब हम देखते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स में क्या होगा? यहाँ पे डीएनए से आरएनए को सूचना जा रही थी, अब यहाँ पे आरएनए से डीएनए को सूचना जाती है, तो इसे रिवर्स मतलब प्रतिलोम कहते हैं, प्रतिलोम अनुलेखन। इसमें कौन सा एंजाइम वर्क करता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब आरएनए से सूचना डीएनए आई और डीएनए से mRNA, फिर mRNA से प्रोटीन तक गई। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक, ओके, डीएनए। तो आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट्स बॉक्स पे अपना जो भी ओवरव्यू है कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।